नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपके डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आर्मी टेक्निकल हो या नेवी AA और नेवी SSR या एयरफोर्स का एक्स ग्रुप एग्जाम हो, उसमें और जितनी राजस्थान से संबंधित भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे आपके राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस में भी पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम होते हैं, उन सब में कार्य, ऊर्जा और शक्ति टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कंसेप्ट का टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। पहला हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य को थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, इसको हम धक्का दे रहे हैं, तो वो आगे खिसकेगी, अर्थात उसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, उसमें विस्थापन S उत्पन्न हो रहा है। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। कार्य की जो परिभाषा है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की प्रक्रिया कार्य कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, जो कार्य का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। जो कार्य का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। और हमेशा ध्यान रखना कि कार्य में हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या होगा? विस्थापन होगा। हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में हमेशा क्या आएगा? विस्थापन होगा। तब ये क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। तो W बराबर Fs, ये इसका क्या गया? फॉर्मूला गया, W बराबर Fs। और ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ऐसे ही याद नहीं करना, बल इंटू विस्थापन, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? कार्य। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा देखते हैं। अब आप बोलते हो सर ये तो अच्छी बात है कि हम जिस दिशा में बल लगाए और उसी दिशा में विस्थापन हो तो हम इसे कार्य कहेंगे, लेकिन कभी कभार हम बल तो इस दिशा में लगाते हैं ऐसे, लेकिन कार्य ऐसे हो जाता है, तो उनके मध्य थीटा कोण बनेगा। तो यहां पर कैसे होगा? उस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस F के दो घटक लेंगे, एक तो ये वाला घटक और एक विस्थापन की दिशा में घटक। तब यहां से फॉर्मूला आएगा जिसके साथ थीटा होता है, जिसके साथ थीटा होता है वहां पर हमेशा हम कॉस लेते हैं, तो इसका घटक आएगा F cos थीटा। और जिसके साथ आपके थीटा नहीं होता है उसके साथ क्या था? साइन, तो इसका घटक आएगा F sin थीटा। ये बात समझ में आ गई। जिसके साथ थीटा है, थीटा किसके साथ है? S के साथ। तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक Fs cos थीटा आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो जब कार्य का फॉर्मूला बढ़ेगा W बराबर Fs cos थीटा। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कार्य है। यदि आपके बल F और विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बने तो क्या क्या कार्य है? W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो अब हमारे पास कार्य के दो फॉर्मूले आ गए। अब हमारे पास कार्य के दो फॉर्मूला, एक तो W बराबर Fs और दूसरा W बराबर Fs cos थीटा। अब मेरे को बताओ, अगर आपको पूछे कि कार्य किन चीजों पर निर्भर करेगा, कार्य किन चीजों पर निर्भर करेगा? एक तो आ रहा बल F, एक आ रहा विस्थापन S और एक आ रहा थीटा। थीटा क्या है? आपके F व S के मध्य कोण है। थीटा क्या है? आपके बल
और विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां से हमें पता चला कि क्या गया, कार्य तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपके लगाए गए बल पर, दूसरा वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर, और तीसरा आपके बल व विस्थापन के मध्य बने कोण पर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है W बराबर एफ cos थीटा, इससे हमें पता चल रहा है कि जो कार्य है तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो हम कितना बल लगा रहे हैं, लगाए गए बल के परिणाम पर हम कितना बल लगा रहे हैं। दूसरा, हम बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु कितना आगे खिसक रही है, वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर। और तीसरा कि बल और विस्थापन के मध्य कितना कोण बन रहा है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना, निम्न में से कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फर्स्ट आएगा लगाए गए बल के परिणाम पर, सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर, थर्ड बल तथा विस्थापन के मध्य बने कोण पर, और चौथा वस्तु के द्रव्यमान पर। तो तीन बातों पर निर्भर करता है, उसका उत्तर आएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखना है कि हम बल कितना लगा रहे हैं, वो वस्तु कितना विस्थापित हो रही है, और बल और विस्थापन के मध्य कितना कोण बन रहा है। अगर हम इन तीन बातों का पता कर ले तो हमें ये पता चलेगा उस पर कितना कार्य लग रहा है। तो ये बात समझ में आ गई क्या। तो यहां तक एक बार आप नोट करो। अभी तक हमने कार्य के दो फॉर्मूले, कार्य की परिभाषा और कार्य किन बातों पर निर्भर करता ये पढ़ा। ये बात समझ में आ गई ना। एक बार इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा आगे और कार्य के बारे में बातें पता करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, जो भी प्रोसेस अपना लो फटाफट। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे कार्य कैसी राशि अदिश है या सदिश, और कार्य के मात्रक। दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पता करते हैं कार्य कैसी राशि है। अभी हमने पढ़ा W बराबर एफ cos थीटा, और जब cos थीटा हटता है तो W बराबर आएगा F सदिश डॉट S सदिश। यहां पर F क्या है, F बल है, और S क्या है, विस्थापन है। और अब सबको पता है कि बल और विस्थापन दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो क्या कार्य भी सदिश राशि होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, डॉट गुणनफल है। इस बात को ध्यान रखना। कार्य क्या है, आपके बल और विस्थापन का अदिश डॉट गुणनफल है, और बल भी सदिश राशियां हैं और आपके विस्थापन भी सदिश राशियां हैं। तो जब भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो प्राप्त होने वाली राशि कैसी होती है भाई, अदिश राशि होती है। इस बात को समझना। हम क्या करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कार्य किस प्रकार की राशि है, और हम उसका फॉर्मूला देखते हैं कि W बराबर एफ एस, और हम यहाँ से पता करते हैं कि बल भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, तो कार्य भी सदिश। ऐसा नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला है W बराबर एफ एस cos थीटा। अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, एफ सदिश डॉट एस सदिश। तो कार्य आपके दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, और दो सदिशों का अदिश या डॉट गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ये पता रखना। और इस कारण हमें पता चल गया कि कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। आज से भूलना मत, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्य अदिश तो ऊर्जा अदिश तो सदिश शक्ति अदिश। तीनों राशियां कैसी होगी, अदिश होगी। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों क्या होगी, अदिश राशियां होगी। ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए।
आगे हम कार्य के मात्रक निकालते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं, इस जगह पढ़िए। यहां पर कार्य के मात्रक, कार्य का मात्रक पता करना है तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, W बराबर एफ एस। एफ क्या बल और एस क्या विस्थापन। कार्य के फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशियां आ रही है, यदि हमें उनके ऐसे ही मात्रक पता चल जाए तो हम कार्य का ऐसे ही मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि एक तो भौतिक राशि कौन सी आ रही है, एक तो बल आ रही है, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन, और दूसरा विस्थापन, इसका मात्रक मीटर। तो कार्य का ऐसे ही मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जूल, और जे से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। कार्य का जो ऐसे ही मात्रक है वो है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। कभी कभार एग्जाम में जूल ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा भाई, न्यूटन इंटू मीटर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक पता करते हैं। सीजीएस पत्ती में तो हमें क्या करना है, इस न्यूटन को सीजीएस में बदलना है। न्यूटन का सीजीएस में डाइन और मीटर का सेंटीमीटर, ऐसे ही करना है ना। हमने पढ़ा कि बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये हमने पढ़ा है। ये आपके बल का ऐसे ही मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है, ये हमने पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, इस न्यूटन को डाइन में चेंज करना है और इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। हम सबको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 को हम क्या लिखते हैं भाई, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पर दोनों पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या था, देखना थोड़ा, न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 डाइन, मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 डाइन इंटू सेंटीमीटर। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितने हुए, आधार समान तो घाते जुड़ेगी, तो 10 की पावर 7 हुए, और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमने बोला कि इस न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या लिखेंगे, जूल। इसी प्रकार डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, अर्ग। क्या लिखेंगे भाई, अर्ग। हमें ये पता चल गया कि कार्य का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है वो क्या है, अर्ग है। सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है वो क्या भाई, अर्ग है। ये बात समझ में आ गई क्या। कार्य का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है वो क्या है, अर्ग है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए, मैं कुछ आपके बल और कार्य से संबंधित ऐसे और सीजीएस पत्ती में मात्रक बता रहा और उनमें संबंध क्या होता है, एक साथ याद कर लीजिए। यहां पर हम बल लिख रहे हैं और यहां पर हम कार्य लिख रहे हैं। बल का ऐसी पत्ती में मात्रक न्यूटन, कार्य का ऐसी पत्ती में मात्रक जूल। बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन और कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक अर्ग। 1 न्यूटन और 1 डाइन, न्यूटन और डाइन में रिलेशन याद रखना, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, और जूल और अर्ग में रिलेशन याद रखना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये जो मैंने अभी बताई। एग्जाम की दृष्टि से जो आपके आर्मी के एग्जाम होते हैं या जो राजस्थान पुलिस से संबंधित एग्जाम हुए उनमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो आज से ध्यान रखना, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल, कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक अर्ग, और 1 जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो आपको कार्य के 2 मात्रक याद रखने, ये कैसे बने मैंने आपको ये बताया। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए,
आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले और वीडियो को रोक कर नोट कर ले। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, हमने जो एक कार्य का फॉर्मूला पढ़ा कि यदि किसी वस्तु पर जो बल लगने वाला है F और उसमें उत्पन्न विस्थापन के मध्य यदि थीटा कोण बने तो जो किया गया कार्य है W बराबर Fs cos थीटा, ये हमने पढ़ा। और इसमें हम अब 3 स्थितियां पढ़ेंगे। पहली स्थिति, थोड़ा समझना, यदि बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो मेरे को एक बात बताओ, ये कोई भी वस्तु है, इसमें बल भी ऐसे लग रहा है और विस्थापन भी ऐसे है, तो बल और विस्थापन एक दिशा में हुए कि नहीं हुए, तो मेरे को यहाँ पर बताओ थीटा कितना बन रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर से थीटा 0 डिग्री बन रहा है। फॉर्मूला क्या है, W बराबर Fs, थीटा का वैल्यू 0, cos 0 आएगा और cos 0 का मान कितना होता है भाई 1। W बराबर Fs, cos 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो W बराबर क्या आएगा Fs और वो भी किसका, प्लस का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या क्या कार्य क्या होगा, धनात्मक। ये बात समझ में आ गई क्या? यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो आपके जो थीटा बनेगा वो कितना होगा 0, तब उस स्थिति में क्या गया कार्य क्या आएगा, धनात्मक। अब दैनिक जीवन में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जहां पर क्या गया कार्य आपके धनात्मक होता है? पहला उदाहरण देख रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। पहला, हम किसी पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर को अपनी तरफ खींचना, किसी रस्सी से जो पत्थर है वो हम अपनी ओर खींच रहे हैं, तो क्या गया कार्य क्या होगा? ये जैसे पत्थर हैं, और यहां पर हम खड़े हैं, इसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हम बल क्या, बल अपनी तरफ लगा रहे हैं, बल ऐसे लगा रहे हैं और वो पत्थर हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है। मेरे को एक बात बताओ, बल और विस्थापन की दिशा क्या हुई 1, तो थीटा कितना बना 0, और जब थीटा 0 बनता है तो क्या क्या कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर को अपनी ओर खींचना, तो क्या क्या कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा, बैलगाड़ी, बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, तो क्या गया कार्य क्या होगा, थोड़ा समझना। हम एक बैलगाड़ी बना रहे हैं, इसके टायर हैं, और ये बैल है, ऐसे समझ लो बैल। डायग्राम बना रहा हूँ, हमें डायग्राम से कुछ नहीं करना है, हमें तो समझना है कि वास्तव में होगा क्या। ये बैल है जो बैलगाड़ी को खींच रहा है। चलिए मेरे को एक बात बताओ, ये जो बैल है इस बैलगाड़ी को खींच रहा, तो बल कहाँ लगा रहा? आप बोलोगे सर बल है वो आगे की ओर लगा रहा है, और ये जो बैलगाड़ी है वो भी इस बैल के पीछे इस तरफ आ रही, तो विस्थापन भी किस तरफ हो रहा, इस दिशा में। मेरे को एक बात बताओ, बल और विस्थापन एक ही दिशा में, थीटा कितना बना 0, और जब थीटा 0 बनता तो क्या क्या कार्य क्या होगा भाई, धनात्मक होगा। क्या क्या कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? किसी बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, तब क्या गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। हम किसी पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो भी क्या गया कार्य, धनात्मक। और अब जो मैं महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है वो बार बार पूछा गया है। किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर, मैं इस मार्कर को ऐसे मुक्त रूप से छोड़ दूं
तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऋणात्मक, सेकंड शून्य, तीसरा धनात्मक और चौथा आपके अनंत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो भी हमारा मार्कर है, जो भी वस्तु है, गेंद है, उसको हम मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं। तो जब हम मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो नीचे की ओर गति करेगा, तो उसके भार के कारण, जिसे हम बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण नीचे की ओर बल लगेगा W बराबर mg। ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा और वस्तु भी कहाँ जा रही है, नीचे। वस्तु भी नीचे जा रही है, गुरुत्वाकर्षण जो वस्तु भी नीचे जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या जा रहा है, नीचे। F की दिशा नीचे, S की दिशा नीचे, थीटा कितना बना 0 डिग्री। थीटा कितना बना भाई 0 डिग्री। तो क्या गया कार्य क्या, धनात्मक। बात समझ में आ गई क्या। यदि हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़े तो उसके नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो बल की दिशा ऐसे, और वो वस्तु भी नीचे जा रही है, विस्थापन की दिशा भी ऐसे, बल की दिशा भी ऐसे। तो थीटा कितना बना 0, और जब थीटा 0 बनता तो क्या गया कार्य धनात्मक। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना कि जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य धनात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य, क्या गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाता। हम आगे पढ़ेंगे जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा। लेकिन एक बार ये चीजें देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट नोट की कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम कार्य की अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो तीसरी स्थिति मैंने बताई है, वो विशेष तौर से ध्यान रखना कि यदि हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़े तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य धनात्मक होगा। विशेष तौर से ध्यान रखना। चलिए अगली स्थिति, स्थिति नंबर 2, यदि बल तथा विस्थापन के मध्य, यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब ये कोई भी वस्तु है, इसमें बल तो ऐसे लग रहा है और विस्थापन ऐसे हो रहा है। तो मेरे को बताओ थीटा कितना बना। आप बोलोगे सर 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत का अर्थ ये होता है थीटा कितना बनता है 90। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, W बराबर एफ एस cos 90, cos 90 का मान 0, W बराबर एफ एस, इसका वैल्यू 0, तो पूरा कार्य क्या होगा शून्य। हमें ये बात समझ में आ गई कि यदि आपके बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, और इस स्थिति में क्या गया कार्य क्या होगा शून्य। लेकिन और कौन सी स्थिति होती है जिसमें कार्य शून्य हो सकता है। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा कार्य का, W बराबर एफ एस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यदि इसमें ये विस्थापन शून्य हो जाए, विस्थापन क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो आपके F इंटू 0, तो भी क्या गया कार्य क्या हो जाएगा शून्य। ये स्थिति नंबर 2 इसी के अंदर। अब हमें ये पता चल गया कि क्या गया कार्य शून्य 2 स्थिति में हो सकता है। यदि विस्थापन शून्य हो, अर्थात वह वस्तु आगे ही नहीं खिसके, हम बल लगा रहे लेकिन वह वस्तु आगे नहीं खिसके, तो विस्थापन क्या होगा शून्य। दूसरा, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा कितना बनेगा 90, तो उस स्थिति में भी क्या गया कार्य क्या होगा शून्य। अब इसके जो उदाहरण है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि कार्य क्या होगा शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। पहला उदाहरण, किसी दीवार को खिसकाने का
असफल प्रयास करना, असफल प्रयास करना, किसी दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास करना। अगर आपको ऐसा एग्जाम पूछे कि आप किसी दीवार को खिसका रहे हो और वो दीवार नहीं हिल रही, अर्थात आपके द्वारा क्या गया प्रयास असफल है, तो क्या गया कार्य क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन धनात्मक, सेकंड ऋणात्मक, थर्ड शून्य और फोर्थ अनंत। तो आप ऐसा सोचोगे कि आप दीवार को खिसका रहे हो, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, आप दीवार को क्या दे रहे हो? धक्का। ये दीवार है और आप दीवार को क्या दे रहे हो भाई? धक्का दे रहे हो। दीवार को जब आप धक्का दे रहे हो तो आप बल लगा रहे हो, और बल लगाने के कारण आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो खत्म हो रही है। तो आप बल लगाकर अपनी ऊर्जा को खत्म करें तो आप ऐसा सोचोगे मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन साइंस की भाषा में यहां पर जो कार्य होगा वो शून्य होगा। कैसे? थोड़ा समझना। ये दीवार है, आप इस पे बल लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इस कारण इसमें जो विस्थापन है वो क्या है? शून्य है। विस्थापन क्या है? शून्य। विस्थापन एस क्या है भाई? शून्य। और अभी हमने पढ़ा कि विस्थापन शून्य है तो क्या गया? कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो एग्जाम में पूछे कि यदि हम किसी दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास करें तो क्या गया कार्य? उसमें शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है? शून्य है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दूसरा, थोड़ा समझना। कोई कुली अपने सिर पर बोझा लेकर खड़ा है, बोझा लेकर खड़ा है। तो क्या गया कार्य क्या होगा? कोई कुली है जो अपने सिर पे बोझा लेकर ऐसे खड़ा है, तो क्या गया कार्य क्या होगा? आप मेरे को बताओ। वो कुली खड़ा तो उसमें विस्थापन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। विस्थापन का मान क्या? शून्य। विस्थापन का मान शून्य तो क्या गया कार्य भी क्या है? शून्य। ये बोझा है कुली के सिर के ऊपर और वो क्या अभी खड़ा है, खड़ा है तो विस्थापन क्या है? शून्य। विस्थापन शून्य तो क्या गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। अब ये कुली बोलेगा कि मुझे भार लग रहा है, मेरे अंदर थकावट आ रही है, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो मैं कार्य कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। साइंस की भाषा में ये जो क्या गया कार्य है वो शून्य होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा है, वहां पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। और जब कोई भी विस्थापन नहीं होता तो क्या गया कार्य भी क्या होता? शून्य। दो हमने जो स्थितियां पढ़ी, इसमें क्या बना? विस्थापन शून्य है तो आपके कार्य भी शून्य है। ये बात समझ में आ गई। अब हम ये स्थिति पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी उदाहरण है जिसमें आपके बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और क्या गया कार्य शून्य होता है। चलिए एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाली चीजों को, और यहां पर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पूछा गया बार बार। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, वो v वेग की ओर ऐसे चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं। मैं ऐसे चल रहा हूं, इसी प्रकार वो वस्तु भी v वेग से जा रही है। तो मेरे को बताओ इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या गया कार्य? तो ये विस्थापन किस तरफ होगा भाई? विस्थापन इस तरफ होगा, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगेगा? नीचे की ओर। हम ऐसे चल रहे हैं, हम विस्थापन तो ऐसे कर रहे हैं, जबकि हमारे पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे भार के कारण W बराबर F बराबर mg लग रहा है। बल नीचे लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। थीटा कितना बन रहा है? थीटा 90 डिग्री बन रहा है, और जब थीटा 90 बनता है तो क्या गया कार्य क्या? शून्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कोई भी वस्तु v वेग से क्षैतिज दिशा में चल रही है, तब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा, क्योंकि वस्तु क्षैतिज दिशा में चल रही है तो विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, जबकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का लग रहा है वो उसके भार के कारण नीचे की ओर लग रहा है, और वस्तु ऐसे जा रही है। थीटा कितना बना भाई? थीटा बना 90, और जब थीटा 90 बनता तो क्या गया कार्य क्या? शून्य। तीसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया? तीसरा। चलिए अगला, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण अगला। कोई वस्तु है वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, ऐसे ऐसे गति करिए वर्ताकार पथ पर।
ये वाली वस्तु है। तो जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं भाई? अभिकेंद्रीय बल। और हमें इसका विस्थापन पता करना है तो यहां पर आप क्या खींचो, स्पर्श रेखा खींचो भाई। यहां पर आप क्या खींच लो, स्पर्श रेखा खींच लो। अतः इसका विस्थापन कैसे होगा? विस्थापन ऐसे होगा। अगर ये बिंदु लेते तो हम क्या करते, इस दिशा में विस्थापन रेखा खींचते और अभिकेंद्रीय बल इस दिशा में लगता। बात समझ में आ रही है क्या? विस्थापन ऐसे, बल ऐसे। वर्ताकार पथ पर किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो उस वस्तु के विस्थापन को बताएगा, जबकि उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगेगा, उस बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। थीटा कितना बना? थीटा 90। और जब थीटा 90 बनता तो क्या गया कार्य? W बराबर 0। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन ऋणात्मक, सेकंड धनात्मक, थर्ड अनंत और फोर्थ शून्य। तो आपको इस तरह से समझना है कि वो वस्तु वर्ताकार पथ पे गति करेगी तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगेगा और विस्थापन ऐसे होगा। तो थीटा कितना बना? थीटा 90 डिग्री बना। और जब थीटा 90 डिग्री बनता है तो क्या गया कार्य? शून्य। क्योंकि कार्य शून्य होने के जो हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई व्यक्ति दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास करा, क्या गया कार्य शून्य, विस्थापन शून्य, तो कार्य भी शून्य। कोई कुली अपने सिर पर बोझा लेकर खड़ा है तो विस्थापन शून्य, तो क्या गया कार्य भी शून्य। तीसरा, कोई भी वस्तु v वेग से क्षैतिज दिशा में जा रही है, हम चल रहे हैं तो हमारे पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, विस्थापन ऐसे, जबकि बल कहाँ लग रहा? नीचे की ओर, थीटा 90। जब थीटा 90 बनता तो क्या गया कार्य? शून्य। अगला, कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ पे गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है और विस्थापन जहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे वहां पर, तो विस्थापन और अभिकेंद्रीय बल के मध्य थीटा कितना बनेगा? 90। और जब थीटा 90 बनता तो क्या गया कार्य? शून्य। बात समझ में आ गई? चलिए इसको आप नोट कर ले। जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो लैंग्वेज आप नोट कर ले। बाकी मैंने सीधा बताया, कुछ चीजें हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा एक्सप्लेन कर लिया मैंने। चलिए लास्ट स्थिति बची है कार्य के संदर्भ में। चलिए हम रब करते हैं इसको। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट जल्दी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अंतिम स्थिति, तीसरी स्थिति, ये भी महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? जैसे ये कोई वस्तु है, हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं, बल इस तरफ लगा रहे हैं, जबकि वो वस्तु उस तरफ जा रही है। थीटा कितना बना? थीटा बना 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, W बराबर एफ एस, यहाँ पर -1 रखेंगे तो W बराबर क्या आएगा? -FS, अर्थात क्या क्या कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात हम कहते हैं यदि आपके बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ऐसे बल ऐसे विस्थापन ऐसे, तो थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा और क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। थोड़ा इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं।
अभी हमने जब पहली स्थिति पढ़ी तो हमने कहा कि किसी वस्तु को हम मुक्त रूप से छोड़े तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य क्या धनात्मक होगा, क्योंकि हम नीचे छोड़ रहे, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लग रहा है, वस्तु भी नीचे जा रही, विस्थापन और बल के मध्य थीटा कितना बना 0, तो वहां पर कार्य क्या है धनात्मक। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पृथ्वी सतह से किसी गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, कैच कैच खेलते हैं, तो हम गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गेंद ऊपर की ओर जा रही है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, जबकि उस गेंद पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लग रहा है। उस गेंद के भार के कारण W बराबर F बराबर mg, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, गेंद ऊपर जा रहे, विस्थापन ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, थीटा कितना बना, आप बोलोगे सर थीटा 180 बना, तो क्या गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर क्या गया कार्य क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, गेंद ऊपर जा रही है, विस्थापन ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, थीटा 180 बनेगा और क्या गया कार्य क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ये दैनिक जीवन में होने वाली घटना है। हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं डेली, तो जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो यही है वास्तव में सामान्य विज्ञान। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो दैनिक जीवन में घटनाएं होती है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए अगला और बढ़ते हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं, या मैं एक बाइक बना रहा हूँ, साइकिल बना लेते हैं। ये इसका हैंडल, इसका सीट और ये इसका दूसरा टायर और इसका पेंडल, ये साइकिल है। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, तो साइकिल के टायर तथा सड़क के बीच जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। ये घर्षण बल लग रहा है, दिख रहा है सबको, F। जबकि साइकिल आगे की ओर जाने का प्रयास करेगी तो विस्थापन कहाँ हो रहा है आगे, बल कहाँ लग रहा है पीछे, थीटा कितना बना 180, और थीटा 180 बनता तो क्या गया कार्य ऋणात्मक। बात समझ में आई क्या। हम जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो जब ब्रेक मारते हैं तो जो घर्षण बल है वो पीछे की ओर लगता है, क्योंकि उस बस को रोकना है। रोकने के लिए जो घर्षण बल है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। तो घर्षण बल ऐसे लग रहा है और वो बस है वो आगे की ओर जा रही है, विस्थापन आगे की ओर, बल पीछे की ओर, थीटा कितना बना 180 डिग्री, और जब थीटा 180 बनता है तो क्या गया कार्य ऋणात्मक। बात समझ में आ गई क्या। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जब हम बाइक के ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य, तो घर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य। एग्जाम में क्या पूछेगा, गाड़ी के ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो आपका उत्तर होगा ऋणात्मक। बात समझ में आ गई। तीसरा एग्जाम्पल, हम एक कुएं में से एक बाल्टी खींच रहे हैं। ये कुआं है, ये कुएं के अंदर का पानी है और ये हम बाल्टी खींच रहे हैं। ये मैं एक बाल्टी बना रहा हूं, हम बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, विस्थापन ऊपर, जबकि इस बाल्टी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा इसके भार के कारण एक बल लगेगा W बराबर F बराबर mg। लगेगा नहीं लगेगा भाई। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है नीचे, बाल्टी कहाँ जा रही है ऊपर, विस्थापन कहाँ ऊपर, बल कहाँ नीचे, थीटा कितना बना 180 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री बनता तो क्या गया कार्य क्या होगा भाई ऋणात्मक होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम कोई बाल्टी कुएं में से निकाल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या गया कार्य है। तो आपको ध्यान रखना कि बाल्टी ऊपर जा रही है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल बाल्टी के नीचे की ओर लगेगा, बल नीचे, विस्थापन ऊपर, थीटा कितना बना 180 डिग्री, तो क्या गया कार्य ऋणात्मक। ये हमने कार्य की 3 स्थितियां पढ़ी, इसके एग्जाम्पल पढ़े जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे कोई भी एग्जाम हो उनमें पूछे गए हैं, और बड़ा ही कंसेप्ट का मामला है। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, वरना हम रटेंगे कि इसमें शून्य होता है, इसमें ऋणात्मक होता है, इसमें धनात्मक, कभी याद नहीं होगा। हमें अपना कंसेप्ट तैयार कर लेना है। तो एक बार इसको देखिए,
नोट कर लीजिए। मैंने जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको डायग्राम बनाकर बताए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बताए। और हम देखें तो कोई छोटे मोटे क्वेश्चन फॉर्मूले से आ सकता है। आपको बल दे दे न्यूटन में, विस्थापन दे दे मीटर में, तो आपको कार्य पूछा जा सकता है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये पूछा जा सकता है। या कभी कभार जो दूसरा वाला फॉर्मूला W बराबर एफ कॉस थीटा, इसमें बल आपको दे दे, विस्थापन दे दे और आपको थीटा दे दे, तो आपको ये पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कार्य ऊर्जा शक्ति में कार्य टॉपिक को पढ़ा। हमने कार्य टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो तैयार कर लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें नंबरिकल क्वेश्चन भी करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे की क्लासों में बिल्कुल इससे संबंधित नंबरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितनी भी क्लासें, जैसे आपके राजस्थान जी के मणिराम सर ले रहे हैं, इंडिया जी के मणिराम सर, मैथ्स भादु सर, रीजनिंग, जितनी भी क्लासें चल रही हैं वो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।